नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूं आपके साथ ऋषभ मौर्य ऋषि। और आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, हमारे ननिहाल ग्राम उसकर पोस्ट गाजियापुर। और आज हम आपको बताएंगे कि एक ननिहाल का प्यार कैसा होता है, क्या क्या खुशियां मिलती हैं एक अपने नाना के घर आकर, नानी के घर आकर, वहाँ पे कैसे अपने प्यार को वो लोग जताते हैं। यहाँ पे हम अपने बचपन में यहाँ पे जब आया करते थे तो बहुत सारी यादें यहाँ पे बनाए अपनी, और बहुत खुशियाँ इन लोगों के द्वारा हमको मिली और बहुत सारा प्यार भी मिला। तो आइए हम अपने यहाँ के जो नींव है घर की, हमारे बड़े नाना जी, उनसे बात करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। तो हम आ गए हैं अपने नाना जी के पास। इनका नाम है राम वृक्ष वर्मा और जानते हैं इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा। तो नाना जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जीवन हमारा बहुत सादा है जी। वैसे तो हम लोग मिडिल क्लास परिवार के रहने वाले हैं जी। लेकिन शुरुआती जिंदगी बहुत कठोर रही है। और उस समय का कोई जमाना ही ऐसा था कि भारत में हर चीज़ की गांव में कमी रहती थी। शिक्षा प्राप्त किए और जिस समय हम हाई स्कूल में थे 1958 में हमने हाई स्कूल पास किया प्रथम श्रेणी में जी। तो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रामकरण विद्यालय था भीमपुरा में। वहाँ हम लोग यहाँ से पैदल जाते थे 10 किलोमीटर। खुद समझ सकते हैं कि कितना कठोर जीवन था हम लोगों का। सुबह सुबह 10 किलोमीटर चलना, विद्यालय पहुँचना, विद्यालय से छूटने के बाद फिर 10 किलोमीटर घर आना। लेकिन फिर भी हम लोग बचपन में वो खेल खेल में वो सब काम कर जाते थे। अच्छा। कुछ कठिनाई नहीं मालूम थी, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था तो गाँवों के बीच से पैदल पगडंडी पकड़ कर जाते थे। आने जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी, कोई साधन भी नहीं था, तो फिर भी हम लोग शिक्षा प्राप्त किए। 1958 में प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद इंटरमीडिएट का क्लास नहीं था भीमपुरा में। अच्छा। तो इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए हमें गांधी विद्यालय मलप जो नगरा के पास है वहाँ जाना पड़ता था। तो उस समय साइकिल से ही हम लोग आते जाते थे भीमपुरा मलप इंटर कॉलेज में। वहाँ से इंटरमीडिएट पास किया हम लोगों ने, हमने। और वहाँ से 1960 में इंटरमीडिएट करने के बाद फिर बलिया के सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज बलिया से हमने ग्रेजुएशन किया 1962 में। तो उस समय भी हम जो है साइंस का ग्रुप नहीं था किसी कॉलेज में कि हम साइंस पढ़ सकें, लेकिन मैथ गणित में रुचि होने के कारण इंटरमीडिएट में हम लोग गणित लेकर के आर्ट साइड से थे, लेकिन फिर भी गणित की शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इंटरमीडिएट में तो हम लोग 4 ही आदमी सिर्फ विद्यार्थी थे जो गणित पढ़ते थे। उसके बाद जब बलिया एससी कॉलेज में गए तो वहाँ आर्ट्स का विद्यार्थी होने के बाद भी हमने गणित लिया था। तो हम बीएससी के लड़कों के साथ बैठ के गणित पढ़ते थे। और मतलब आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं और संघर्षों का जीवन बिताया है आपने। बाबू, उस समय जो भी विद्यार्थी थे जी, वो सभी इसी परिस्थिति से गुजरते थे। आजकल का जो बच्चों को गांव से छोटे छोटे स्कूलों में भी बस सर्विस मिल रही है, तो उस समय बड़ी 10-15 किलोमीटर तक जाने के बाद भी पैदल या साइकिल से ही आदमी जाता था। तो हम ही नहीं, उस समय के सभी विद्यार्थी संघर्ष से ही गुजरे और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया वे मैं देखता हूं कि सभी के सभी सफल भी हैं जीवन में। तो शिक्षा के लिए विद्यार्थी का संघर्षपूर्ण जीवन और सादगीपूर्ण जीवन बहुत महत्व रखता है। अच्छा।
आपने शिक्षा से सर्विस तक की मतलब जो सफर है वो कितना आपको अच्छा लगा और कैसे आपने किया ये? बाबू, उस समय हम लोगों की घरेलू परिस्थिति, आर्थिक स्थिति यह थी कि यद्यपि हम बहुत तेज विद्यार्थियों में हमारी गिनती होती थी जी, लेकिन उस समय ये ICS PCS करना, कोचिंग का जो आजकल सुविधा उपलब्ध है, ये सब भी वो सुविधा हम लोगों को कोचिंग की भी नहीं उपलब्ध थी। तो हम लोग अपने पढ़ाई के आधार पर भी जो वांट निकलती थी विभागों में, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में जी, या अन्य विभागों में, तो उसी आधार पर हम लोग उसमें बैठते थे और अपने स्कूली शिक्षा की योग्यता जो हम लोगों की होती थी उसी आधार पर प्रश्न पत्रों का हल करते थे। जी, तो BA करते समय ही हमें रेलवे का वांट निकला था स्टेशन मास्टर का, तो उसमें हमने अप्लाई कर दिया था और परीक्षा भी दिया। क्योंकि अंग्रेजी और गणित हमारी बहुत अच्छी थी इसलिए मैं परीक्षा आसानी से पास कर गया। जब मैं BA करने के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में MA से MA करने का कोशिश किया, एडमिशन भी लिया, लेकिन तब तक हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो गया और मुझे मेडिकल के लिए बुला लिया गया। जी, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सर्विस की बहुत आवश्यकता थी, महसूस होती थी। पढ़ाई भी मुश्किल से हम लोग कर पाते थे, इसलिए हम तुरंत जो है अपनी इच्छा को दबाते हुए भी उच्च शिक्षा न प्राप्त करके सर्विस को चुना हमने और तुरंत जा कर के रेलवे की सर्विस को ज्वाइन कर लिया 1962 में। जी। आपने अपने जो सर्विस का समय है वो कैसे बिताया अपने घर के लोगों के साथ? अपनी यादें थोड़ा बताइए आप। रेलवे की सर्विस भी मुझे मिली तो मुझे नॉर्दर्न रेलवे में ही सिलेक्शन मिला और हम लोगों का घर तो पूर्वोत्तर रेलवे में पड़ता था जी, लेकिन घर की स्थितियों से मजबूर होकर के नॉर्दर्न रेलवे में रहते हुए भी यह कोशिश रही कि जहाँ तक हो सके हम घर के नज़दीक चलें ताकि घर पर अपने माता पिता और भाइयों का देखभाल, परिवार की देखभाल कर सकें और सर्विस के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेवारी का भी निर्वाह कर सकें। इसलिए मैं कोशिश करते हुए, बार बार प्रयास करते हुए नॉर्दर्न रेलवे से अपना तबादला NE रेलवे में कराने में सफल हो गया 1-2 साल के अंदर जी। और NE रेलवे में आने के बाद मैं अपने सर्विस के साथ साथ अपने घर की भी देखभाल करने लगे और धीरे धीरे हम जो है अपने परिवार को संबल बन करके, सहारा दे करके बढ़ाने लगे। भाइयों को, सब लोगों को पढ़ाने लिखाने लगे। बहनें थीं, उनकी शादी विवाह का, शिक्षा का सब था। तो उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए भी बहुत परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं जी, इसलिए जितना हो सकता था आसपास के स्कूल थे उसी में पढ़ाया जाता था। तो NE रेलवे में आने के बाद मैंने अपना घर द्वार, खेती बाड़ी वगैरह देखा, चकबंदी वगैरह आ गई तो उसमें भी परिवार को देखा, इस तरीके से देखभाल करते रहे। जी, ठीक है। साथियों, आज हम अपने देश की बात करें तो संयुक्त परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पे हमारे नाना जी का आज भी संयुक्त परिवार है, बहुत मतलब बड़ा परिवार है और ये अपने परिवार की नींव है। जैसे एक परिवार कैसे चलता है वो सब इन्हीं के ऊपर है अभी। तो इनसे जानेंगे कि क्या क्या परेशानियां होती हैं एक घर में, अपने मतलब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो, और क्या खुशियां मिलती हैं, तो बताइए। ऐसा है, ये परिवार की अवधारणा हमें अपने पूर्वजों से मिली है जी। हमारे पूर्वजों में 4-5 परिवार का संयुक्त परिवार था लेकिन सभी लोग एक दूसरे का ख्याल करते थे और उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं थीं। जमाने के हिसाब से लोगों की इच्छाएं, शिक्षा की अवस्था जब जमाने में बदली है तो सब लोगों को शिक्षा चाहिए, सबकी आवश्यकताएं अधिक से अधिक हो गई, तो संयुक्त परिवार जो है बिखरने लगे। लेकिन हम लोग अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा करके सीमित रखते रहे और अपने प्रयास में लगातार लगे रहे, इसलिए धीरे धीरे करते करते
हम लोग एक दूसरे से अंदरूनी हार्दिक प्रेम होने के कारण ही हम लोग अलग होने में बड़ा दुख महसूस करते हैं। और मेरी ये अवधारणा ये है कि अलग होने से आदमी को क्या सुख मिल जाता है हमको आज तक अपनी समझ में नहीं आता है। क्योंकि सुख दुख तो जो है वो एक में भी रहने में जैसे सुख दुख आता है वैसे अलग होने पर भी सुख दुख लगा रहता है। सुख दुख तो कभी आदमी का साथ छोड़ नहीं सकता है। तो क्यों न जो है एक साथ ही रह करके सुख का भी भोग करें और दुख का भी भोग करें। संयुक्त परिवार में यह है कि किसी के साथ यदि दुख पड़ जाता है तो सभी परिवार के लोग मिल करके उसकी सहायता करते हैं। और जो अकेला परिवार वाला रहता है तो उसको सारी परेशानी अकेले झेलनी पड़ती है। उसको यदि खेती बाड़ी करता है तो कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो अपने झंझटों में, घरेलू झंझटों में यदि पड़ गया तो उसका पारिवारिक जीवन जो है खराब हो जाता है, बहुत कष्टमय हो जाता है। तो अभी तक हमारी अवधारणा यही है कि संयुक्त परिवार में रहने से जो है आदमी का सुख दुख में बहुत मदद मिलती है। जी, जब हम अपने नाना के यहाँ आते थे तो सबसे अच्छी बात हमको ये लगती थी कि शाम को जब हम लोग खाली बैठते थे तो हमारे नाना जी जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको बैठा के एक पास और कहानी सुनाया करते थे। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे और हम लोग खुश होते थे। कभी कभी डरावनी कविता भी बताते थे, कभी कभी अच्छी कविता, कभी कभी हंसने वाली कविता। तो हम अपने नाना जी से चाहेंगे कि वो एक कविता बताएं, कहानी बताएं जिससे हमारे दर्शक भी खुश हों। देखो, उत्साहवर्धक कहानी जो मैं आप लोगों को बताया करता था आज भी मैं उसको दोहराता हूँ जी। कि एक किसान के 4 लड़के थे। वो चिंतित था कि हमारे बाद हमारे बच्चे अलग हो जाएंगे तो बड़ा परेशानी होगी। तो इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए वो चारों से कहा कि तुम लोग एक एक लकड़ी ले आओ। तो चारों एक एक लकड़ी ले आए और उनके सामने कहा कि इस लकड़ी को तोड़ो। तो चारों ने अपनी अपनी लकड़ियों को तोड़ दिया। आप बहुत आसानी से तोड़ दिया। उसके बाद किसान ने कहा कि फिर जाओ एक एक लकड़ी ले आओ। तो वो चारों लड़के जो है एक एक लकड़ी ले आए। तो उन चारों लकड़ियों को किसान जो है एक रस्सी से बांध दिया एक में और कहा कि अब इन चारों को तोड़ो। तो चारों लड़कों को दिया लेकिन उनमें से चारों में से कोई भी उन चारों लकड़ियों को तोड़ नहीं पाया। अच्छा। तो संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि यदि संयुक्त आदमी रहता है तो संघर्षों को। लेकिन पहली बार में हमको ये कंफ्यूजन हुआ कि पहली बार में जो लकड़ी थी वो कैसे टूट गई और दूसरी बार में नहीं टूटी। लकड़ी पहले बार इसलिए टूट गई कि वो अकेले थी। अच्छा। उसको तोड़ना आसान था। और दूसरी बार जब आया तो चारों लकड़ियों की शक्ति एक में मिली हुई थी, एक रस्सी से बंधी हुई थी। इसलिए वे जो तोड़ने वाला है उसको बहुत ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती थी, फिर भी वो लकड़ी नहीं टूटती थी। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि संघे शक्ति कल युगे। जब संयुक्त शक्ति रहती है, संयुक्त लोग रहते हैं तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। ये संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी अवधारणा है जिसको लोगों को धारण करना चाहिए। हालांकि जमाना में ऐसा आ गया है कि लाख प्रयासों के बावजूद भी परिवार जो है किन्हीं परिस्थितियों के कारण अपना जो है अलग अलग होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको सुख मिलता हो, लेकिन हमारी समझ ये है कि अलग होने पर जो है सुख तो हो सकता है कि मिले, लेकिन यदि दुख का झंझट पड़ गया तो उसमें वह परिवार जो है बिखर जाता है और बहुत अधिक कष्ट उसको उठाना पड़ता है। आप अपने मन से कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कुछ मतलब आकर्षित? संयुक्त परिवार में लोगों की एक बात है कि इसमें विकास नहीं आदमी का होता है जी। लेकिन मेरे समझ से ये धारणा अलग है। यदि संयुक्त परिवार अपने बच्चों को फ्री शिक्षा रखता है तो बच्चों का विकास क्यों नहीं होगा।
यह तो नहीं है कि वो अलग रहेंगे तभी विकास करेंगे और एक में रहेंगे तो पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। तो बच्चों के विकास के लिए भी मेरी विचार यह है कि संयुक्त परिवार सबसे अच्छा माध्यम है जहां बच्चों का विकास हो सकता है। एक तो समाज में रहने की उनको मौलिक शिक्षा मिल जाती है कि समाज में कैसे रहें, क्योंकि परिवार में रहते हैं, वहाँ चाचा चाची दादा दादी सभी लोग रहते हैं, सबके साथ व्यवहार की शिक्षा बच्चों को मिलती है। और यही विचार लेकर के यदि वो समाज में जाते हैं तो और बड़े पैमाने पर भी वो पारिवारिक माहौल बनाने में सफल होते हैं बच्चे जी। और हमारे जमाने में इसीलिए हमारे देश की सनातन धारणा है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये कुटुंब जो है वो अकेले से तो बनता नहीं है, जब परिवार में कई लोग रहते हैं तभी कुटुंब कहा जाता है। एक आदमी के एकल परिवार को कुटुंब कहना भी बहुत उचित नहीं है। कुटुंब वह है जिसमें हर रिश्ते जो है, मानवीय रिश्ते जो है पनपने की धारणा हो, जिसमें चाचा चाची दादा दादी भैया भाभी ये सब लगा रहे, तभी कुटुंब कहलाता है जी। एक सिर्फ माँ बाप और बच्चों को कुटुंब कहा जाए तो मैं इसको कुटुंब नहीं मानता हूँ जी। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर। आप हमारे दर्शकों को और भी मतलब आकर्षित किए। धन्यवाद आपका। थैंक यू।